खून ब्लड फ्लूइड है, जिसको हम लोग कह सकते हैं उस प्रकार का टिश्यू है। एक सवाल तो यही आता है, तो यह है तरल संयोजी ऊतक। ध्यान रखना, जो है तरल है, अगर लिक्विड है तो लिक्विड जो है संयोजी ऊतक। संयोजी क्यों कहते हैं इसमें? क्योंकि इसके अंदर जो है कोशिकाएं बिखरी हुई होती है, ठीक है ना, उनको एक जगह कनेक्टिविटी करता है, इसलिए इसको बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक। अब इसमें जो है, अगर हम लोग यहाँ पे चित्र के माध्यम से इसको बताएं, अगर ये जो है ब्लड, तो ब्लड जो है शरीर के अंदर खून के रूप में रहता है, जैसे हमारे बहता है, यू रहता है प्लाज्मा, प्लाज्मा के रूप में ही रहता है, इसे बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है ना। इस प्लाज्मा में तीन चीज होती है। पहले वाली प्लाज्मा होता है, एक सवाल आता है, प्लाज्मा की जो प्रकृति होती है वो बेस होती है, अक्षारीय। पहला सवाल, एसिड नहीं होता, बेस होता है। दूसरा क्या होता है इसका सवाल कि ये जो है रंग कैसा होता है, तो हल्के पीले रंग का होता है। सीधी सी भाषा में अगर किसी को प्लाज्मा देखना है तो अपने शरीर के अंदर से जब कोई चोट लग जाती है, मवाद बन जाती है, तो उसका कलर कैसा होता है, वो हल्का पीला रंग है, वही प्लाज्मा है। समझ में? अगर किसी को गले में प्लाज्मा दिखा, और प्लाज्मा में ही ताकत होती है, आदमी को लंबे समय तक जिंदा रख सकता है और जवान रख सकता है। समझ में आया? प्लाज्मा का चेंज करते हैं। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, किसी 18 साल के लड़के का प्लाज्मा ट्रांसफर कर दिया जाए, चलने लगा है धीरे धीरे, साइंस के क्षेत्र में ये डेवलपमेंट इन्वेस्टिगेशन होने लगी है, तो उसकी कम से कम 20 साल उम्र घट जाती है। अगर कोई 60 साल का है, उसकी 40 साल उम्र हो जाएगी, क्योंकि आपके ब्लड में ताकत ही आपकी जवानी को या बुढ़ापे को दर्शाता है। समझ में लगा? और मैंने भी बताया था, ब्लड बनता कैसे है? भोजन से। जितना संतुलित शुद्ध भोजन करोगे, आपका शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा। आदमी स्वयं होता है अपनी बीमारियों का वाहक। ध्यान रखना, जीवन में परमात्मा जब बच्चे को जन्म देता है तो वो स्वस्थ को भेजता है, एक आदमी छोड़कर अपवाद के रूप में। आदमी यही प्रकृति में आकर जो है गलत चीजों का सेवन करके या फिर गलत वातावरण में रहकर, एनवायरमेंट में रहकर अपने शरीर का नाश करता है, ठीक है ना। इसके बाद तीन चीज होती है इसके अंदर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, इससे पहले ही अगर हम लोग इसकी बात करें, आरबीसी से पहले जो ये प्लाज्मा होता है, या जो आपका जो ये पदार्थ है, इसमें जो 55% जो है ये प्लाज्मा है, और 45% क्या है? रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। समझ में आ गया? और 55 में ही लसा पदार्थ है, ये सब मिक्सअप रहता है। अगर इस 55% की हम लोग बात करें तो 90% इसमें क्या है? जल ही जल है, सब संख्या। इससे जितना जल पियोगे उतना स्वस्थ रहोगे। और 10% क्या है इसमें? प्रोटीन, कार्बनिक और अकार्बनिक, यानी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जो मेटल्स है वे, और 10% जो आपका प्रोटीन है वो इसके अंदर रहता है। प्रोटीन कौन सा रहता है? अगर हम लोग आरबीसी की बात करें तो रेड ब्लड कार्सल एक फॉर्म पूछी जाती है आपसे, लाल रुधिर कणिकाएं है ना, और व्हाइट डब्ल्यूबीसी से सफेद रुधिर कणिकाएं। हिंदी में लिख लो चाहे वहां अंग्रेजी में लिख लो, एक सवाल इसमें से जाता है। तीसरा होते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जिसे कहता है डेंगू के बुखार में इसकी प्लेट दिखती, चिकनगुनिया में प्लेट दिखती, पिछली बीमारी चली थी अपने इधर कि 10-10 हजार तक प्लेट आ जाए तो आदमी खत्म होने के कगार पर आ जाए ना, तो इसलिए उसमें रोज बकरी का दूध, पता नहीं किस किस का दूध पीना पड़ रहा था। बहुत बुरी बीमारी अभी आई थी, तो उसका तो ट्रीटमेंट था, कोरोना से तो थोड़ी कम थी, लेकिन उसका ट्रीटमेंट था, लेकिन लोगों के यहाँ अस्पताल में जगह दी गई है ना। एक रघुवंशी है मुजफ्फरनगर के अंदर, मैं कहूँ उसका सड़क पर पड़े, पेशेंट सड़क पे, अंदर कोई व्यवस्था, हर डॉक्टर की यही स्थिति थी। तो वही कहीं ना कहीं एनवायरमेंट का फर्क पड़ता है, मच्छर से पहले ये डेंगू सबको पता ही है। इसके बाद आरबीसी, पूरे जो ब्लड है उसमें आरबीसी जो है कम से कम 99% को कवर करती है। एक सवाल ये आता है, आरबीसी को बोला जाता है एरिथ्रोसाइट्स। ध्यान रखना, आरबीसी को क्या बोला जाता है? एरिथ्रोसाइट्स। कम से कम 99% कवर करती है आरबीसी। आरबीसी रेड रंग की होती है, लाल, हमारा ब्लड भी लाल है, तो लाल का कारण क्या है? हीमोग्लोबिन। लाल का कारण क्या है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का लाल होने का कारण क्या है? हीम रूपी रंजक। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम क्या है? रंजक, यानी रंग देने वाला, और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन।
जब उस प्रोटीन में रंग देंगे तो लाल भी रंग कौन सा दे रहा, लाल, तो क्या हो जाएगा रक्त का रंग लाल। उस हिम में क्या है, उसके केंद्र में पाया जाता है लोहा। क्या एक सवाल आता है कि रुधिर के अंदर क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। इनसे जब हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं Fe, तो एक सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रुधिर के अंदर पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है भाई, लोहा पाया जाता है। काम क्या करता है ये, काम क्या करता है, O2 को बांधने का और उसको मुक्त करने का कार्य करता है। जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को अवशोषित करता है हीमोग्लोबिन, तो एक यौगिक बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। समझ में आ गया। एक सवाल आता है किस साथ क्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन क्रिया करता है, तो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन तत्व बना जाता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, तो वो ऑक्सीजन को जो है बाहर निकालता है। इसलिए आपके अंदर जो हीमोग्लोबिन है, इसे ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन कहां है, अर्ली इन द मॉर्निंग खेतों में है। जो आदमी 8 बजे सो कर उठ रहा, उसका ऑक्सीजन लेवल एक समय बाद खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना। मैं यही कभी कहता, आदमी स्वयं दोषी है अपने रोग का। अगर कोई व्यक्ति या कोई 12 इन द मॉर्निंग उठता है, एनवायरमेंट में रहता है, प्रकृति में रहता है, परमात्मा तो कर दे कुछ, लेकिन वो बीमार नहीं हो सकता। लेकिन क्या है, रात को जाग लेंगे तो 2 बजे तक रील देखने में, है ना, पर सुबह नहीं उठे जाने का। सुबह सोई मैं देख रहा ना 11:30 बजे तक आई, पूरा जब तक पता चिंता का आ रहा है, लेकिन लग रहे टीवी के सामने, है ना। लेकिन सुबह नहीं उठ सकते। सुबह एनवायरमेंट का जो होता है 100% ऑक्सीजन होती है, किसी दवाई की जरूरत नहीं है। अगर सुबह जाके आप उसमें प्रकृति में खेलते हो या घूमते हो, किसी दवाई की जरूरत नहीं। समझ में, नींद को पालना पड़ेगा, आलस्य को खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद O2 को मानव शरीर में पहुंचाता है। कितना बढ़िया काम कर रहा है, CO2 को लेकर आता है ना। O2 को क्या पूरी बॉडी के अंदर लेकर जाता है, और CO2 को वहां से लेकर आता है। स्तनधारी के आरबीसी के जीव द्रव्य में केंद्र का पूर्ण अभाव होता है। एक सवाल आता है कि स्तनधारी के आरबीसी में जीव द्रव्य क्या जो केंद्रक है उसका पूर्ण अभाव होता है, केंद्रक नहीं होता। लेकिन अपवाद किसका है, ऊंट का। ऊंट के आरबीसी में जो है केंद्रक होता है, तो ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि ऊंट में स्तनधारी है। दूसरा WBC, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, नो हीमोग्लोबिन। नाम भी WBC, सफेद रंग की कणिका है, तो नो हीमोग्लोबिन। ल्यूकोसाइट्स इसको बोलते हैं, संख्या 8-9 है। और इनको बोला जाता है ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स इसको बोला जाता है 3 तत्वों को। एक सवाल आता है कि WBC के अंदर कौन से तत्व होते हैं, कौन से कण होते हैं, न्यूट्रोफिल, इरोसिनोफिल, विदेशो। समझ में आ गया। ये तीनों तत्व याद कर लियो, ये पाए जाते हैं WBC। जीवाणु को नष्ट करती है, यही सबसे बड़ा इसका कार्य है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं ना, अगर इसका तो इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत है, लखन पत्थर सा बना है। सर्दी गर्मी बरसात जो है बिल्कुल फिट रहता है उसका। जिसका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है, सर्दी चला जुकाम खांसी बुखार हो ही नहीं सकता। समझ में, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है। ज्यादा सर्दी पड़ने से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना गर्मी होने से भी वो हाहाकार नहीं मचाता। जिसका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है। इम्यूनिटी सिस्टम किससे मजबूत बनती है, भोजन से। क्योंकि आरबीसी WBC प्लेटलेट किससे बनती है, भोजन से बनती है। तो जो शुद्ध भोजन करता है वो इन बीमारियों से जो है दूर रहता है। परमात्मा तो करता है तो उसमें एक अलग बात है, किसी का समस्या वो अपने हाथ की चीज नहीं होती है। रुधिर प्लेटलेट्स ये केवल स्तनधारी में पाई जाती है। 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है रक्त में। और मैंने बताया रक्त का थक्का बनने में सहायक होती है। रक्त का थक्का क्या होता है, विटामिन के भी इसमें सहायक होता है। अगर आपका कहीं से कट लग गया, और कट लग गया अगर आपकी जो है प्लेटलेट्स कम है या थक्का नहीं बना पा रही है, रुधिर आपका बह रहा है, तो आप जो है क्या समझ जाएगा, आपका हेपेटाइटिस के रोगी हो जाओगे। आप एक समय बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी शक्ति का ह्रास हो जाएगा। आपका 2 से 4 मिनट लगती है थक्का जमने में। पूरा का टाइम पूरा वो देखा होगा, कट लग जाए, कुछ ना लगाओ, अपने आप ब्लड में चिपक जाता है, तो उससे शुद्ध ब्लड होता है। इसमें थक्का बनाने में जो है वो सहायक है। उसमें विटामिन के भी है, फ्लोथ्रोम्बिन प्रोटीन्स भी है, सब कुछ उसके अंदर है। इसलिए थक्का जम गया, जो बह रहा है, तो जैसी बात उसका ब्लड जो है वो पतला हो चुका है, उसमें दिक्कत है जिसके ब्लड में बस उसकी मेरी पपड़ी। एक सवाल यहाँ देखो, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। ये पूछा जाता है पेपर में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। मृत्यु कहाँ होती है उसकी,
यकृत यानी लीवर में या प्लीहम स्प्लीन में, है ना। दोनों सवाल इंपोर्टेंट। ड्यूरेशन टाइम कितना होता है? 100 से 120। अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, आरबीसी की कमी है, तो जाहिर सी बात 100 से 100 अगर कमी है तो जब बनने में भी टाइम लगेगा ना, और फिर 100 से 120 दिन बाद टेस्ट कराओ, जब पता चलेगा तुम्हारा बिल्कुल फिट बैठ है। पहले दवाई क्या 8 दिन चलता है, देखिए एक बार जाके पूछेंगे क्यों भाई, कहते नहीं उसमें कहा उसका टाइमिंग पता लगेगा ना, टाइम उसको जिंदा रहने, फिर जिंदा रहेगी 100-120 दिन तक, फिर नॉर्मल रहेगी उनकी स्थिति, लेकिन एकदम से नहीं होती स्थिति, थोड़ा समय लगता है इन चीजों का। और इसके बाद डब्ल्यूबीसी निर्माण तो इसका भी अस्थि मज्जा में ही होता है, और मृत्यु इसके अस्थि मज्जा में भी हो सकती है, लिम्फोसाइट्स में भी हो सकती है। और इसका ड्यूरेशन कोई किताबों में 2 से 4 दिन दे रखा था शुरुआत में, अभी मैं गूगल पर सर्च करा 213 से 20 दिन का टाइम इसका ड्यूरेशन टाइम डब्ल्यूबीसी का दिया हुआ है। इस भाषा में पूछा कि स्कंदन का अर्थ क्या होता है? स्कंदन का अर्थ होता है रक्त का थक्का जाना या रक्त का जमना। समझ में आ गया? रक्त का जमना को स्कंदन कहा जाता है, जो रक्त जम जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले रक्त बताया तुम लोगों को। अब इसमें क्या है, रक्त का जो है, जैसे ये प्लाज्मा था, हमने पहले बात करी थी, और इस प्लाज्मा में जो है 2 चीज मान के चलो, एक तो बिल्कुल लसलसा पदार्थ है, सारा लसलसा पदार्थ है मिक्सर। इन लसलसे पदार्थ में क्या क्या पहले आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी की प्लेट और प्लेटलेट्स भी है ना। अब ये मिक्सर हो रहा है, हो गया मिक्सर। अब इस मिक्सर में जो है आगे जाके जो है क्या हो जाता है, रुधिर आरबीसी अपना अलग कार्य करने लगती है, डब्ल्यूबीसी अपना अलग कार्य करने लगती है, प्लेटलेट्स का अपने कार्य करते हैं। जो शेष पदार्थ बच जाता है, जो लसलसा पदार्थ होता है, उसको बोला जाता है सीरम। समझ में आ गया? उसको क्या बोलते हैं? सीरम। पूछा जाता है सवाल पेपर में कि सीरम क्या होता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के अलावा जो भी प्लाज्मा के अंदर पदार्थ है वो सीरम होता है। रक्त उसका इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, सिर्फ उसको कलर हमें दिखाई नहीं देता है। क्लियर हो गया? अब रक्त का थक्का कैसे जमता है? देखो, पहले आपको कहीं से कट लगा, रुधिर बह गया, फील करो, आपने कहीं दांती पर गए, गेहूं काटोगे, हथेली पर कट लग गया, तो ब्लड आपका जो है बहने लगा। और ये सारी प्रक्रिया 2 से 4 मिनट में मिलेगी, जितनी सारी प्रक्रिया देख लो, टाइम लगेगा इसमें। जब रुधिर जो है बहने लगा, बहने के बाद जब बाहर निकला, किससे क्रिया करेगा? वायु से। बात तो वायु का एनवायरमेंट में, तो किससे क्रिया किसने? वायु में। तो वायु से क्रिया करके इस रुधिर के अंदर जो थ्रोम्बोसाइटिस है, थ्रोम्बोसाइटिस टूट जाता है। ये होते हैं जाल, एक तरह से जाल होता है ब्लड में, ऐसे जाल सा। तो ये क्या हो जाता है? टूट जाता है जब वायु के साथ संपर्क करते हैं। क्या टूटता है? थ्रोम्बोसाइटिस। इसमें से एक पदार्थ निकलता है जो कि प्रोटीन का कार्य करता है रुधिर में। पदार्थ यहां जाओ, फाइब्रिनोजन जो निकलता है। समझ में? जब रुधिर में से प्रोटीन जो का कार्य तत्व निकलता है फाइब्रिनोजन, वो कैसे बदल जाता है? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टी में बदल जाता है। समझ में? ऑटोमेटिकली टूटते ही बदल गई, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टी में बदल जाता है। और इसमें जैसे ही इसमें बदलता है, तो इसका जो क्रिया होती है वो कैल्शियम के जो आयन होते हैं, कैल्शियम के जो आयन है उनसे इसकी क्रिया होती है। और ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टी, प्रो हटा दो, थ्रोम्बोप्लास्टी में बदल जाता है। समझ में आया भाई? वायु से क्रिया करके तो थ्रोम्बोसाइट्स बन गया, टूट गया। इसमें से ही पदार्थ निकला फाइब्रिनोजन, प्रोटीन है वो। उसमें जो है जब उसने क्रिया करी तो किसमें बदल गया? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टी में बदल गया, जिसने कैल्शियम के आयन के साथ क्रिया कर ली, और कैल्शियम के आयन प्रोथ्रोम्बोप्लास्टी में से प्रो बाहर निकल गया, तो क्या बच गई? थ्रोम्बोप्लास्टी। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टी में फिर जो कैल्शियम के आयन के साथ क्रिया करता है, और यहाँ एक एंजाइम है ट्रिपेज। एक सवाल आता है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? ट्रिपेज क्रिया। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टी है, जैसे इसके साथ क्रिया करेगा, बोला हवा में चल रहा सारा हेलियो, तो क्या हो जाता है? निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देता है। समझ में आ गया? निष्क्रिय था उसे किससे बदल देगा? सक्रिय, चलायमान कर देगा। और थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो है, जो रुधिर का प्रोटीन है, वही जो है क्या होता है, उसी की वजह से उसे वो फाइब्रिन में बदल देता है। और फाइब्रिन ही होता है रुधिर का थक्का मारने में सहायक।
समझ में? फाइब्रिन ये निर्धारित करता हूँ ये सारी प्रक्रिया 2 से 4 मिनट के रूप में चलती है। और इसमें क्या हो जाता है फाइब्रिन में जो आरबीसी है ये ठोस हो जाती है और ठोस होने के बाद इसका रंग कैसा पहले से ही पता प्लाज्मा में पीला रंग तो था ही। तो ये जो है सीरम में पता चला सीरम का थक्का कैसे नहीं बनता तो इसमें फाइब्रिनोजन तंत्र नहीं होता हेमोग्लोबिन नहीं होता तो रक्त नहीं है थक्का कैसे नहीं बनता उसका कि फाइब्रिनोजन तंत्र उसके अंदर नहीं होता है। और हिपेरिक ऐसा प्रोटीन है जो प्रोथ्रोम्बिन को उत्प्रेरक से रोकती है। मैंने कल भी इस बात को लिखवा था। एक सवाल ध्यान नोट करो जब रुधिर वाहिका से रुधिर बाहर निकलता है तो हमारे उसे जमने से रोकने के लिए उसमें ऑक्सीडेट मिलाए जाते हैं और इसमें ऑक्सीडेट सोडियम के और पोटेशियम के ऑक्सीडेट मिलाए जाते हैं। समझ में? अगर ये ना मिलाए जाए तो रुधिर वाहिका में रुधिर जम जाएगा वेन्स में जो है रुधिर जम जाएगा अगर सोडियम और पोटेशियम के ऑक्सीडेट उसमें ना सके। समझ में आएगा? ये मिले रहते हैं। परमात्मा देखो कैसे कितना बड़ा खेल हुआ है आर्किटेक्चर है ना सब कुछ सेट कर रखा मामला। यदि कहीं गड़बड़ हो गई तो ब्लड जो जमना गड़बड़ हो जाता है ब्लड जमने का। यदि प्रोटीन अकेला सारा करा और प्रोटीन हमें चाहिए भोजन से।